जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको देता है किसी भी एग्जाम में 100% सफलता वाली क्लास अर्थात जीएस का अद्भुत क्लास। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने एक जीएस के पेपर कार्यपालिका, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक अति महत्वपूर्ण पार्ट होता है जहां से क्वेश्चंस आना ही होता है। और आज कार्यपालिका में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति पार्ट को देखेंगे। जैसा कि आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि क्लासेज आने वाली हैं, तो उपस्थित हैं हम। अब बात कार्यपालिका की, तो पहले कार्यपालिका होती क्या है ये जान लेना सबसे महत्वपूर्ण है। तो कार्यपालिका किसी भी देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। क्या? कानून बनाने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। अब किसी भी देश को चलाना है तो उसके रूल रेगुलेशन को बनाना होगा। चाहे भारत में शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को साधने के लिए या भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए बहुत सारे एक्ट लाए, जो कि हम आपको संविधान के विकास के रूप में पढ़ा चुके हैं। उसी प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए या उसमें सही तरीके से संचालन करने के लिए जो कानून बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। अब कार्यपालिका में राज्य के प्रधान तथा उसके मंत्रिमंडल दोनों रूप में होता है। क्या होता है? राज्य के प्रधान तथा उसके मंत्रिमंडल दोनों रूप में होता है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जिसकी कार्य प्रणाली द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिवर्तन करना और उनके आधार पर प्रशासन का संचालन होता है। ठीक, तो संसद में कानून तो बन जाता है, और अब कानून बन गया तो उसको लागू करने के लिए जरूरी है कि उसको सही रूप से संचालित किया जाए। तो जो सही रूप से संचालन कार्य करता है वो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये क्या उसको लागू करवाते हैं, और यही कार्यपालिका के मूल हैं। अब कार्यपालिका दो भाग में डिवाइड है, एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। तो आज हम लोग देखेंगे संघ की कार्यपालिका की कितने प्रकार होते हैं। तो संघ कार्यपालिका कितने भेद होते हैं, देखिए। इसमें पहला पार्ट जो होता है राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संघ की जो कार्यपालिका होती है वो 4 लोगों में निहित होती है। अब इन 4 लोग में 40 लोग आ जाए वो बात की बात है। हमारा पहला क्या, राष्ट्रपति, जो कि भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, और अर्थात भारत के सम्राट के रूप में उसको कहा जा सकता है। जैसे ब्रिटेन में सम्राट होते हैं उसी तरह भारत में राष्ट्रपति होता है। फिर उनके सहयोगी के रूप में एक उपराष्ट्रपति होता है कि अगर कभी किसी स्थिति में राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनके जगह को वो कवर करके कार्य कर सके। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्यपालिका के रूप में, वो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जो कि पूरे कानून को भारत में चलाते हैं। वो कौन? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। उनके द्वारा रूल रेगुलेशन लगाए जाते हैं, संसद में पेश किए जाते हैं, पारित कराया जाता है, और उनको आम जनता के भलाई के, लोक कल्याण कार्य हित के लिए लोगों पर लगाया जाता है। चाहे टैक्स बढ़ाना हो, टैक्स घटाना हो, कोई भी नया कानून, चाहे वो शिक्षा हो, बिजनेस हो, उस पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद ही मैक्सिमम फैसला लेते हैं। और जो वो फैसला लेते हैं राष्ट्रपति उनको जनरली हमेशा क्या करता है, पास करके लागू करने की आर्डर दे देता है। और अंतिम होते हैं महान्यायवादी, जो कि इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखता है और उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको वो संभालता है। ये तो हो गई संघ की कार्यपालिका। अब हम राज्य की कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका में कौन कौन आ गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, जिस प्रकार देश का राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री होता है वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद, और साथ साथ महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं तो राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता। याद रखिएगा कि कार्यपालिका के 2 भाग हैं, एक संघ की कार्यपालिका, दूसरा राज्य की कार्यपालिका। अब संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, साथ ही साथ महान्यायवादी। और राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। इतना चीज क्लियर हो गया। कार्यपालिका क्या है? कानून बनाने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। सिंपली यही है इसका डेफिनेशन, कि कानून बनाने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। चलते हैं आगे। अब भारत के राष्ट्रपति, कार्यपालिका में पहला क्या है, भारत के राष्ट्रपति, जो कि भारत का प्रथम नागरिक है और इसके द्वारा ही सारे कानूनों को
अप्रूव किया जाता है। जैसे हम लोग कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसमें एडमिन होते हैं, वो सारी पोस्ट को, सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं, तो उसी तरह ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री के किए हुए कार्यों को क्या करता है, अप्रूव करता है कि हाँ ये सही है, आप कर सकते हैं। तो अब संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। जो ये कार्यपालिका का हम बात कर रहे हैं वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 के संघ की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका में हमने आपको बता दिया क्या क्या आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद एवं महान्यायाधीश से मिलकर बनता है। अब इसी में से हम उठाते हैं आज एक टॉपिक राष्ट्रपति को। अब भारत का राष्ट्रपति, तो भारत की राष्ट्रपति का प्रावधान किसमें है, भारत के संविधान आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अब प्रावधान में क्या है, तो उसमें है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। हमने आपको ऊपर बताया कि यही राष्ट्रपति, जब चर्चा किया हमने संघ कार्यपालिका के पार्ट में, कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक है। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, जो राष्ट्र की अखंडता, एकता किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। अब जो मेन है, जैसे फैमिली में जो हमारे गार्जियंस होते हैं जिनको हम पापा बोलते हैं, सारी शक्तियां उनमें नहीं थी, कोई भी फैसला लेना, लेकिन पापा लेते, अगर पापा के पिताजी जिंदा है अर्थात दादा हैं तो दादा लेते हैं। उसी प्रकार देश में कौन है, राष्ट्रपति, तो घर की सारी पूरी किसमें निहित होता है, शक्ति दादा में या पापा में। उसी प्रकार राष्ट्र की अखंडता और एकता राष्ट्रपति में निहित है, अर्थात राष्ट्र के पूर्णतः उत्तरदायित्व किस पर होता है, राष्ट्रपति पर होता है। अब राष्ट्रपति तो अकेले सारा काम कर नहीं सकता, इसलिए वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, अर्थात वही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है, उनके द्वारा अपने कार्यों का संचालन करवाता है। तो ध्यान रखिएगा 3 चीजें अनुच्छेद 52 में क्या क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, दूसरा राष्ट्र की एकता अखंडता राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। याद रखिएगा ये एक एक आर्टिकल्स जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीपी का हो, चाहे यूपीएससी, चाहे सीजीएल, यूपीएससी की लेवल के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आपको हम एकदम आर्टिकल जो राष्ट्रपति का है वो एकदम ओपन करके एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा और इसको नोट्स करना चलना होगा। तो जैसे जैसे हम बनाए हैं उसी तरह आप बनाते चलिएगा, आपको इजीली याद करने में होगी। अब आर्टिकल 52 हो गया, अब आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या है, संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, किसमें, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। वही चीज, अब राष्ट्रपति अकेले काम कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, अपने लिए प्रधानमंत्री को चयन करते हैं। प्रधानमंत्री एक लिस्ट जारी करता है कि हमको इतने अधिकारियों की जरूरत है, तो वो उसने मंत्रियों को अप्रूव करके मंत्री बनाते हैं। जिस प्रकार हमारे घर में कोई काम अकेले एक लोग नहीं कर सकते, सबका सहयोग चाहिए, उसी तरह इस विशाल भारत देश को चलाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति अकेले कार्य नहीं कर सकता, उसको आवश्यकता होती है सहयोगियों की, और सहयोगियों के रूप में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है, और उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। चलते हैं आगे। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबका चयन होता है, कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। अगर वंशानुगत रहता तो क्या लोकतंत्र रहता, नहीं, लोकतंत्र नहीं रह पाता। अब लोकतंत्र है तो राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होगा, क्योंकि सबसे पहला नागरिक और सबसे बड़ा भारत का नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति, तो उसका निर्वाचन, तो निर्वाचन की जो प्रावधान है किसमें, आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का आयोग है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, किसके द्वारा, एक निर्वाचन मंडल द्वारा। अब निर्वाचक मंडल में रहता कौन कौन है, जनरली भारत के लोग तो नहीं देते, क्योंकि अगर भारत के लोग देते तो इनका भी चुनाव बहुत लंबा हो जाता। अब भारत के लोग जो चयन करते हैं, जैसे एमएलसी और सांसद विधायक जो होते हैं, हम उनका चयन करते हैं, वो जाते हैं संसद और विधान परिषद, विधानसभा में, वो लोग फिर अप्रत्यक्ष रूप से चयन करते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। और प्रत्यक्ष रूप से किसमें भाग लेती है, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेती है, मुख्यमंत्री के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में
अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। अब जो निर्वाचक मंडल है इसमें है क्या क्या, तो देखिए इसमें दो लोग संसद और राज्य विधान मंडल, ये दो चीज भाग लेते हैं। अब संसद की बात है तो संसद में आप जानते ही हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कौन? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सारे सदस्य साथ वोट करते हैं, लेकिन राज्यसभा में कुछ लोग नहीं करते। कौन नहीं करते? जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 12 संख्या उनकी होती है और 2 एंग्लो इंडियन की, जो कि एंग्लो इंडियन का पद अब खत्म कर दिया गया है। तो वो जो 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोटिंग नहीं करते। ठीक, तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, निर्वाचित सभी सदस्य अपना चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो अपना मत दे सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो अपना मत नहीं दे सकते। अब संसद के तो दोनों हो गए, अब राज्य विधानमंडल के राज्य विधानसभा में कौन कौन से निर्वाचित सभी सदस्य, क्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं विधानसभा के। विधान परिषद की क्यों लेते? क्योंकि विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में उपस्थित नहीं है, कुछ गिने चुने 5-6 राज्यों में ही विधान परिषद है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन? संघ शासित में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि इन तीनों प्रदेशों में ही विधानसभा है। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। अर्थात राष्ट्रपति के अगर चुनाव में कोई भी समस्या आती है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये राष्ट्रपति उस योग्यताओं को नहीं पूरा करता जो कि राष्ट्रपति पद के लिए चाहिए, तो ये चुनाव जीत चुके हैं, अब इनको नियुक्ति नहीं होगा, जो भी कुछ विरोध या समस्याएं आती हैं उनका कैसे क्या आता है, तो उनका पूरा जांच और उन पर फैसला कौन होता है? उच्चतम न्यायालय करता है। ये नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में उनका अध्यक्ष करेंगे, नहीं, कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी समस्याएं होती हैं उनकी जांच उच्चतम न्यायालय करता है। चलते हैं अपने अगले तरफ, आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। तो हमने आपको बताया था कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, तो निश्चय वही कंडीशन यहाँ पर है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है। अर्थात कोई ये नहीं जान सकता कि कौन से सदस्य किसको वोटिंग किए हैं, एकदम गुप्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इंसान जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टीज के लोग, जैसे कांग्रेस हुई या बीजेपी हुई, वो अपने सदस्यों को बोल देती है कि उनको आपको इनको वोट देना है। अब वो जो सदस्य हैं जिनको वोट देना है उनको वो राष्ट्रपति कैंडिडेट पसंद नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, ओपन होता था, तो उनको मजबूरी में देना होता था, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता था, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती थी। लेकिन इसी को देखते हुए जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसको अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया, अर्थात इंसान अपने मन मुताबिक जिसको चाहे, ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की पार्टी के जो सदस्य हैं वो कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट को दे दें, कांग्रेस वाले बीजेपी कैंडिडेट को दे दें, तो वो उनकी आपसी सहमज और तालमेल होता है। इसलिए निर्वाचन पद्धति क्या कर दिया गया? अप्रत्यक्ष और गुप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है और चुनाव गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको चुनाव का जब फॉर्म बने तो आपके पास लगभग 100 सदस्य का वोट रहे, अर्थात 50 प्रस्तावक जो कि ये आप गारंटी ले सकें कि नहीं हम इनके साथ हैं, और 50 अनुमोदक, ये दो चीज होना चाहिए। ठीक, चलते हैं आर्टिकल 56 जो कि राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। अब राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है, क्या बीच में उसको हटाया जा सकता है या वो खुद त्याग पत्र दे सकता है, इन सब का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 56 में। अब 56 में पहला क्या है कि पद धारण करने की तिथि से 5 साल तक, जैसे अगर आज उन्होंने 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2023
2023 में वो पद धारण करते हैं, तो अब उनका जो कार्यक्षेत्र है वो 20 अप्रैल 2028 तक रहेगा। उसके पहले चुनाव हो भी जाएगा, नए राष्ट्रपति का चयन हो भी जाएगा, परंतु सत्ता में कौन रहेगा? तब तक वो पुराने राष्ट्रपति ही रहेंगे। जब तक आज का डेट अर्थात 20 अप्रैल 2028 नहीं आएगा, तब तक वो जो नए राष्ट्रपति हैं वो कार्य शामिल नहीं होंगे। चुनाव पहले करा दिया जाता है कि पद खाली न हो। दूसरा, वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसी भी समय किसी कारणवश अगर उसको लगता है कि वह शासन चलाने में असक्षम है और वह अक्षम्य है, शासन सही नहीं चला पा रहा है या उसकी बातों को नहीं माना जा रहा है, किसी भी तरीके से उसको लगता है, तो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। महाभियोग आर्टिकल 371 की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? आर्टिकल 371 की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। अभी हम आपको बताएंगे आगे ये महाभियोग लगता कैसे, कौन लाया जा सकता है, कितने सदस्य अनिवार्य हैं, ये अभी आगे बताएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति जो अमेरिका का होता है वो अधिकतम 2 बार निर्वाचित किया जाता है। मतलब अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति पद संभाल सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप जितनी बार चाहे उतनी बार जीत सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार हार सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, महाभियोग अनुच्छेद कितने में? 61 के प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब आर्टिकल 57, भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार अधिकतम, लेकिन भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार, जब जितनी बार चाहे वो निर्वाचित हो सकता है। चलते हैं आर्टिकल 58 की तरफ। अब राष्ट्रपति की अर्हताएं, जैसे कभी कभी होता है ना, एक सिंपल सी रखिए कि देखिए, जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी भरना है तो आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, वो भी 50% 60% जो भी उनकी ओबीसी जनरल कैटेगरी के हिसाब से अर्हताएं होती हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव भी आपको लड़ना है तो आपको कुछ मूलभूत अर्हताएं पूरा करना होगा। अब मूलभूत अर्हताएं क्या है? पहला, वह भारत का नागरिक हो। कौन? जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लाभ का पद धारण न किया हो। अर्थात भारत का नागरिक हो, मेच्योरिटी को प्राप्त हो गया हो, अर्थात 35 ईयर्स की आयु को पूरा कर चुका हो और किसी भी सरकार द्वारा दिए गए लाभ के पद को धारण न किया हो। ये लाभ का पद का जो धारण करता है वो कौन क्लियर करता है? वो लोकसभा के अध्यक्ष ही निश्चित करते हैं कि ये लाभ का पद है कि नहीं। अब राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए वही 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना आवश्यक है, जो कि हमने आपको ऊपर बताया था कि नामांकन के समय 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना अनिवार्य है। जमानत राशि 15,000 रुपए की होती है, जो कि आरबीआई में जमा होती है। प्रधान की भी चुनाव होती है तो जमानत राशि जमा होती है ना, कि आपका खराब प्रश्न हुआ तो आपको जब्त कर ली जाएगी। उसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव के समय भी 15,000 रुपए का जमानत राशि जमा होती है, जो कि आरबीआई में जमा होती है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। 1/6 अगर आपको नहीं है, मतलब अगर 100 वोटर हैं और आपको लगभग 16 वोट नहीं मिले हैं, 100 वोटर में से अगर आपको 16 वोट नहीं मिले हैं तो आपकी जो जमानत राशि 15,000 रुपया है वो क्या हो जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। और ये जमा कहाँ होता है? आरबीआई में जमा होता है। नोट, लाभ के पद का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो लाभ के पद पर न हो और लाभ के पद का कौन क्लियर करता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष चयन निश्चित करते हैं कि जो राष्ट्रपति कैंडिडेट है क्या वो लाभ के पद पर है या नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे अपने आर्टिकल 59 की तरफ। अब कुछ शर्तें हैं इसमें। क्या है? आर्टिकल 59 में शर्तें हैं। वह व्यक्ति जो संसद की किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधान का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य है अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। अर्थात वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता, वो भारत का राष्ट्रपति होगा। उस राष्ट्रपति बनने के बाद वो किसी भी पार्टी का नहीं होता राष्ट्रपति। अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है तो ऐसा नहीं कि वो बीजेपी वाला करेगा, वो अपने विवेक अनुसार राष्ट्र के निर्माण के लिए जो सही होगा वो करेगा। वो कभी किसी पार्टी का राष्ट्रपति नहीं होता, वो सारे देश का राष्ट्रपति होता है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अर्थात इसके अलावा जब राष्ट्रपति हो गया तो वो साथ में टीचरी नहीं कर सकता, सांसद नहीं रह सकता या कोई अन्य पद धारण
नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति ही रहेगा। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होता है। अब रहने के लिए राष्ट्रपति आवंटित होगा, भाई राष्ट्रपति कहाँ रहेगा अपना घर द्वार सब लेके, आप किसी पार्टी से नहीं, उनको कोई फंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, तो उनको, और सबसे बड़ी बात कि वो भारत के प्रथम नागरिक है तो उनको घर दिया जाता है, कहाँ, राष्ट्रपति भवन का आवास के रूप में उनको दिया जाता है, और उसका कोई भी इनसे किराए के रूप में राशि नहीं लिया, जब तक वो इस पद पर रहते हैं अर्थात 5 साल तक उनको राष्ट्रपति आवास मिलता है और वहीं पर वे अपने फैमिली के साथ रहते हैं। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। क्या राष्ट्रपति को संसद द्वारा जो बनाए गए हैं, चाहे उनकी महंगाई भत्ता हो, दरें हो, जो भी विशेषाधिकार है वो उनको प्राप्त हो जाते हैं जैसे ही वो शपथ लेके उस पद को धारण करते हैं, और उनकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए, अर्थात उस 5 साल के दौरान किसी भी तरीके से उनकी जो मूल पदावधि, पैसे और जो उनके अधिकार हैं उनको कम नहीं किया जाता, किसी भी तरीके से कम करना नहीं हो। चलते हैं अगले आर्टिकल 60, जिसमें आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 60 से शपथ याद रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन शपथ और उनके नियुक्ति से पूछता है कि किस आर्टिकल में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रारंभ है और किसमें इनके शपथ का प्रबंध है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 60 से शपथ, 60 शपथ। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है, कोई और नहीं दिला सकता, यही दिलाएंगे। और मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वर्ष सत्र न्यायाधीश शपथ दिलाता है। क्या? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनके बाद जिनका स्थान होता है, जैसे मान लीजिए 64 साल के हैं आपके मुख्य न्यायाधीश और वो उपस्थित नहीं, तो उनसे छोटे जो भी होंगे और सबसे उच्च पद पे अर्थात उनके बाद उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनना है, तो वो राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं। चलते हैं आगे, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। हमने ऊपर बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगता है, और वो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अब आधार क्या है इसका? तो संविधान का अतिक्रमण, अर्थात अगर संविधान का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है तो उसको संविधान का अतिक्रमण कहे जाएंगे, और इसके कारण ही इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति का अतिक्रमण 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। आप जैसे किसी के घर जाना है तो क्या करेंगे, हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे ना कि भैया घर पे हैं कि नहीं, हम आ रहे हैं आपके यहाँ। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति को भी पद से हटाने के 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। अगर आप 14 दिन पहले सूचना नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति के पर महाभियोग को जो लगाया जाता है उसको क्या, बर्खास्त कर दिया जाता है, अर्थात ये माना जाता है कि आपने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए आपके इस महाभियोग के जो बिल है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब ये जो महाभियोग का प्रस्ताव ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में, किसी भी सदस्य में। इसमें कोई ये प्रतिबंधित नहीं रहता धन विधेयक की तरह की, नहीं पहले लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। ये आप किसी भी सदस्य में संसद में ला सकते हैं। दोनों संसदों का अलग अलग मान है। जैसे लोकसभा संसद के कुल संख्या के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं। कितने? 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं, और सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्य पारित करते हैं। ध्यान रखिएगा, 1/4 सदस्य क्या, 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं। मतलब 100 में अगर 25 सदस्य राजी हैं तो प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन 100 में 66 प्लस होने चाहिए आपको इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए। ध्यान रखिए, 1/4 आपके सदस्य प्रस्ताव लाते समय होने चाहिए आपके सहयोगी, और 2/3 सदस्य से पारित होना चाहिए। ये लोकसभा से है। अब राज्यसभा में क्या स्थिति है? तो राष्ट्रपति का भाग लेने का अधिकार, राज्यसभा में जब ये पेश होगा तो उसमें राष्ट्रपति भाग ले सकता है, और सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्य पारित करते हैं, 2/3 सदस्य पारित करते हैं। इतना होने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के संसद की कुल संख्या 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं, और सदन की कुल संख्या जितनी उपस्थित रहेगी उनके 2/3 सदस्य प्रस्ताव अगर पारित कर देते हैं, और सेम कंडीशन अगर राष्ट्रपति
को राज्यसभा में मिलता है और 2/3 सदस्य वहां से भी पारित करते हैं तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना होता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात जितने भी सदस्य हैं, चाहे लोकसभा के 542 हों, चाहे राज्यसभा के जो 252, ये सारे क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से अगर रिक्त हो जाता है तो क्या होता है, कभी कभी पद रिक्त भी तो हो सकता है, तो उस समय कौन सा वहां पे शासन करेगा। मान लीजिए 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर अचानक समाप्त हो गया और चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाया। मैक्सिमम ऐसा होता नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव पहले ही करा लिया जाता है पद पूरा होने से पहले, या त्याग पत्र द्वारा। अचानक अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देगा तो तुरंत चुनाव नहीं हो सकता, उसके लिए टाइम लेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का जो भी समय लिया जाता है चुनाव कराने के। तो उस बीच में पद को कौन संभालेगा, तो ध्यान रखिएगा 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर, राष्ट्रपति के मृत्यु पर, त्याग पत्र द्वारा, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती तो भी पद खाली हो जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, अचानक महाभियोग आया और तुरंत वो पास हो गया तो उस बीच में तो चुनाव हो रहा है, तो उस महाभियोग की प्रक्रिया चली तो चुनाव तो हो नहीं सकता, तो महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि नहीं, ये नियम का पालन नहीं किए हैं, ये किसी अन्य लाभ के पद पर थे, तो उनके निर्वाचन को क्या अवैध घोषित किया जा सकता है। और अवैध घोषित होने पर भी क्या होगा, पद खाली हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किस किस स्थिति में पद खाली हो सकता है। पहला, 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति होने पर, त्याग पत्र द्वारा, राष्ट्रपति की मृत्यु पर, और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, और राष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। इतना होने पर किया जाता है। नोट, कुछ महत्वपूर्ण चीज देखिए, अब इनका पद खाली होने पर, ये भाई प्रथम नागरिक होता है और देश का मुखिया हो, तो उसका पद खाली तो हो नहीं सकता, किसी को न किसी को उस पद पे बैठना होगा। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किस रूप में, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय उसकी शक्ति राष्ट्रपति के बराबर होती है और राष्ट्रपति के सारे विशेषाधिकार भत्ते सारे उसको राष्ट्रपति के ही मिलते हैं। किसको, उपराष्ट्रपति को। और यदि उपराष्ट्रपति उपस्थित न हो, मान लीजिए राष्ट्रपति पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति साहब विदेश गए हैं किसी कारणवश, तो उस स्थिति में क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और अगर वह भी नहीं उपस्थित है तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और उनके अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो कौन, राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर उसके पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति संभालता है। यदि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति भी न शामिल उपस्थित हो और जब पद खाली हो तो उस समय मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और उनके भी अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिएगा इतना चीज, राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी उपस्थित नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद को कार्यवाहक रूप में संभालता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति की शक्तियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें सर्वप्रमुख होता है कौन, कार्यकारी शक्तियां अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर। अब कार्यकारी शक्तियां, तो पहला, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। हमने आपको बताया है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और उसके ही द्वारा सारी चीजों को दिया जाता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। क्या, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री प्रधान होता है। देखिए, अब इतने बड़े देश को चलाने के लिए आपको सहयोग की आवश्यकता होती। क्या आपका फैसला सही है या गलत? ऐसी स्थिति में एक परामर्शदात्री होती है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री उसके बाद अपने कुछ लोगों का
नोट्स देता है कि हमें इतने लोगों की आवश्यकता है और इनके लिए हम इन इन लोगों का चयन किए जो कि उसके महारत हासिल किए रहते हैं। तो राष्ट्रपति उनको क्या करता है, नियुक्ति दे देता है। अर्थात राष्ट्रपति को एक सलाहकार की जरूरत होती है जिसकी नियुक्ति मंत्री परिषद के रूप में होती है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर जाते हैं। देखिए, करते प्रधानमंत्री हैं, अर्थात कर्ता कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, लेकिन जो नाम आता है वह कर्ता कौन है, राष्ट्रपति का। जैसे घर से कोई काम होता है तो घर का कोई भी काम करे, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि भैया उनके घर के आदमी ने किया है, उनके घर के द्वारा किया गया है, फलाने के घर के द्वारा हुआ है। तो नाम तो जो मुखिया है उसी का आता है, चाहे पापा का होगा चाहे बाबा का होगा, लेकिन काम चाहे जो करे। अगर आपके लड़के अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है कि फलाने के लड़के ने अच्छा काम किया, फलाने के लड़के ने ये एग्जाम क्रैक किया, भले लड़के ने किया लेकिन नाम किसका होता है, घर का, बाप का और दादा का। इसी प्रकार राष्ट्रपति के समस्त, सरकार के समस्त कार्यकर्ता कौन है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, लेकिन नाम किसका होता है, तो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। चाहे वो अच्छा काम हो चाहे खराब काम हो, नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वही चीज जो हमने आपको ऊपर बताया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अपने सलाह अनुसार, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर वो उनके एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है जिसके द्वारा वो आसानी से देश को चलाने के लिए कानून बना सकें और उसको कार्य रूप में परिणित कर सके। अब वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वो अभी राष्ट्रपति करता है। एससी एसटी आयोग और ओबीसी आयोग का गठन करता है, वो कौन करता है, राष्ट्रपति। एससी एसटी आयोग और ओबीसी आयोग, कब क्या हो रहा है, किस चीज की आवश्यकता है, किसकी नहीं आवश्यकता है, उसमें कुछ छूट दी जा सकती है, छूटों को काटा जा सकता है, इसके लिए एक आयोग बनता है और इस आयोग को बनाता कौन है, तो इस आयोग को राष्ट्रपति बनाता है। अब बात है विधायी शक्तियां की, लेजिस्लेटिव पावर। देखिए, विधायी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसी जहां तो भारत देश को चलाने के लिए कानून बनते हैं। इसीलिए एक वैज्ञानिक ने कहा है कि भारत की देश की पूरी शक्ति संसद में बैठी रहती है, अर्थात संसद जो पारित कर देगी जनता को उस पर चलना ही होता है। तो उसने क्या कहा था कि भारत देश की पूरी शक्ति संसद में बैठी रहती है। तो संसद की बैठक बुला सकता है कौन, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, सत्ता आसान कर सकता है और लोकसभा का ध्यान रखिएगा वो प्रथम नागरिक है, मुखिया है, इसलिए वो जब चाहे संसद की बैठक बुला सकता है, आकस्मिक बैठक भी बुला सकता है और वह जब चाहे तो सत्ता आसान भी कर सकता है और सत्ता आसान कर देता है कि अगले कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए अभी स्थगित किया जाता है। ठीक, और लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। लोकसभा का विघटन करता कैसे, देखिए, जैसे प्रधानमंत्री को ये लगता है कि वो अक्षम्य है या किसी कारणवश वह सत्ता नहीं चला पा रहे, चुनाव फिर से होगा और अलग अलग नियुक्तियां होंगी, तो प्रधानमंत्री कहता है राष्ट्रपति को कि हे राष्ट्रपति भगवान, आप हमारी जो मंत्रिपरिषद है उसको भंग कर दीजिए। और मंत्रिपरिषद भंग होने का मतलब कि अपने आप लोकसभा भंग हो जाता है। तो राष्ट्रपति भगवान क्या करते हैं, अपने इंद्र देवता के सलाह पर अर्थात प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद को कर देते हैं भंग और इस तरह हो जाता है लोकसभा का विघटन। अब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अभी अध्यादेश के बारे में भी आगे बताएंगे आपको इसी राष्ट्रपति वाले में। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन अर्थात जिसको हम ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, अगर किसी मत पर कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो आपसी तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, तो ज्वाइंट सेशन होता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही उसका अध्यक्षता करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए अध्यक्षता संयुक्त सेशन का कौन करता है, अध्यक्ष करता है लोकसभा का। तो ध्यान रखिएगा विधायी शक्ति में लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या है, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और ज्वाइंट सेशन भी
बुला सकता है। ज्वाइंट सेशन है किसमें, तो ज्वाइंट सेशन 108 आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन की बात हुई है। बताई दी कि ज्वाइंट सेशन होती कैसे, किसी मत पर अगर एक मत नहीं है दोनों सदन तो उनको ज्वाइंट सेशन बुला के मत वोटिंग कराया जाता है और उस बिल को पास करा लिया जाता है। और जैसे कि ईडब्ल्यूएस पे ज्वाइंट सेशन हुआ था, आप लोग को जानकारी होगा। और संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसके साथ ही साथ संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और प्रत्येक चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। जब नई मंत्रिपरिषद बनती है तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है, संसद को संबोधित करता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद की बैठक बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और प्रत्येक चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। इतना चीज आपको लेजिस्लेटिव पावर में याद रखना है। चलते हैं अगले शक्ति जो इसकी होती है वित्तीय शक्ति अर्थात फाइनेंशियल पावर। अब धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए, जो धन विधेयक है उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर लोकसभा पारित करके भेज दी तो राज्यसभा उसको बहुत कर सकता है, तो 14 दिन तक रोक सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता। 14 दिन बाद वह स्वतः ही पास हो जाएगा और राष्ट्रपति उस पर मुहर कर देता है। क्यों इसको नहीं रोका जा सकता, तो इसलिए जैसे घर में आप अपने पापा से पूछ ले, पापा हमको ये काम करना है, पापा ने क्या दे दिया आपको, अप्रूव कर दे, ठीक है आप ये काम कर लो। फिर आप वो काम कर रहे हो तो घर के सदस्य अगर आपको नहीं नुकुर करते भी हैं तो पापा बोलते नहीं ठीक है, क्योंकि पहले ही पापा से आपने इस विषय में बात कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति को बताया जाता है कि इतना इतना खर्च हम इस क्षेत्र में कर रहे हैं, राष्ट्रपति अप्रूव कर देता है और जब राष्ट्रपति अप्रूव कर देगा तो वो क्यों रोकेगा बाद में। ठीक ही इसी प्रकार लोकसभा में धन विधेयक आता है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा विधेयक है जो पहले केवल पहले लोकसभा में आ सकता है। इसको ऐसा नहीं है कि आप राज्यसभा में प्रस्तुत, ये पहले कहाँ आता है, लोकसभा में आता है और लोकसभा से पारित होने के बाद फिर राज्यसभा में जाता है और जहाँ पे अधिकतम 14 दिन उसको रोका जा सकता है, उसके बाद इसको रोका नहीं सकता। ये पारित होना है, लाजमी है इसका। राष्ट्रपति 5 वर्ष की संपत्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है। अब राष्ट्रपति जब नियुक्ति होता है तो वो अपने अनुसार वित्त आयोग की गठन करता है 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष रखता है। अब बजट जो होता है राष्ट्रपति रखता है। अब बजट रखता कौन है, तो वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद जो वित्त मंत्री होती हैं, जैसे भी हाल में निर्मला सीतारमण जी ने रखा था तो करते हैं। लेकिन ये प्रतिनिधित्व माना जाता है किसका, राष्ट्रपति का। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि कार्य भले मंत्री और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन नाम किसका होता है, तो राष्ट्रपति का नाम होता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति बजट का संसद में समक्ष रखवाता है अपने कार्यकारियों अधिकारियों द्वारा। अगला क्या है, सैन्य शक्ति अर्थात मिलिट्री पावर। अब भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति अर्थात तीनों सेनाओं का मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और वह तीनों सेनाओं का प्रमुखों की नियुक्ति करता है। तीनों जो मुख्य हैं उनकी नियुक्ति करता है और संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा और संपत्ति की घोषणा कर सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या कर सकता है, वह संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा समाप्ति कर सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी करता है। ये सीडीएस सबसे पहले सीडीएस कौन है, तो बिपिन रावत रहे हैं, जिनका उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सीडीएस की भी नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति जी ही करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है आपातकालीन शक्तियां अर्थात इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का किसमें वर्णन, तो आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रीय शासन। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल अर्थात 3, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360, 4 का गैप करते हुए आप याद कर सकते हैं, 52, 56, 60। राष्ट्रपति आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। नोट, राष्ट्रपति
आपातकाल राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकता है। अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल घोषणा नहीं की। और हम चाहते भी हैं कि कभी लाइफ में भारत को इस समस्या से जूझना भी ना पड़े। अब राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्रदान की गई। कौन कौन से? पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो और अत्यंतिक वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या है, हम इसको देखेंगे। पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो को हम जेवी वीटो भी कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही रोक रखे तथा उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे, अर्थात वो राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उसको देखना भी ना पसंद करे, वो जान जाए कि इसमें ये, उठा के उसको साइड में बेंच के पीछे फेंक दे कि चलो ठीक है पड़े रहने दो। अब वो उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया तो वो क्या हो गया? पॉकेट वीटो हो गया, अर्थात उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, उस पर कोई ध्यान है, उसको अनंत काल के लिए छोड़ दिया गया। इसी प्रकार एक ही केस ऐसा मिला है पॉकेट वीटो का, और वो 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में किया गया था। कब? 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में किया जा चुका है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है, अब हमारा अगला क्या है? तो अगला है निलंबनकारी वीटो। ध्यान रखिएगा कितने वीटो? 3 वीटो हमने आपको बताया था। पॉकेट वीटो, जिसके विषय में आपको हमने बता दिया कि जब व्यक्ति राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास लेता है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो वो क्या? पॉकेट वीटो होता है। और इसका प्रयोग एक ही बार 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन में किया गया था। अगला क्या है हमारा? निलंबनकारी वीटो। इस वीटो की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या? पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। जैसे कोई भी कानून बनाना है तो उसको क्या? पहले लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। क्यों? हस्ताक्षर के लिए। और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ भी संशोधन करने की आवश्यकता है, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति इसको पुनः संसद को वापस कर सकता है। ये कहेगा कि आप इसमें कुछ सुधार करिए, ये सही नहीं है, कुछ सुधार करिए, उसके बाद हम इसमें अप्रूव करते हैं। फिर क्या करते हैं? लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होती है वो उसमें कुछ संशोधन करके फिर से लोकसभा में पारित करती है, और फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। और तब अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उसके अनुसार संशोधन किया जा चुका है तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है। तो ये जो वापस करता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, यही उसका निलंबनकारी वीटो होता है। अर्थात किसी विधेयक को राष्ट्रपति जब वापस पुनर्विचार के लिए संसद में भेज देता है या वापस लौटा देता है तो इस वीटो को क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो कहते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण यह है कि संविधान संशोधन विधेयक, 2 विधेयक, क्या? संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि ये विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश करते हैं। जो संसद, देखिए किसी भी तरह से संविधान में जो संशोधन करना होता है उसके पहले राष्ट्रपति को मैसेज दिया जाता है कि देखिए हम ऐसा करने वाले हैं, क्या आप इसको अप्रूव करते हैं? अगर वो अप्रूव करता है तभी उस पर बिल लाया जाता है। ठीक इसी प्रकार धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है कि हम इतने धन का विधेयक ला रहे हैं, इतना धन इस पे, इतना धन इस पे, मतलब हर चीज को बता दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई काम करने से पहले अगर हम अपने घर में अपने बड़े, अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो उसको समस्या अगर कोई आती भी है तो उसको सुलझाया जा सकता है, या उसको ये हो जाता है कि नहीं ठीक है हमसे पूछा गया था। तो आप एक तरह से सुप्रीम पावर होते हैं। ठीक उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक इसको राष्ट्रपति से पहले ही विचार कर लिया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इसको वापस नहीं लगा सकता। अर्थात संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। चलते हैं अपने अगले वीटो, जो कि लास्ट वीटो होता है राष्ट्रपति का, वो क्या है? अत्यंतिक वीटो। क्या? अत्यंतिक वीटो। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। अर्थात इस विधेयक को राष्ट्रपति क्या करता है? सुरक्षित रख सकता है।
इसी अनुसार राज्यपाल भी अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, अर्थात ऐसे किसी विधेयक को राज्यपाल, ये आर्टिकल 200 में लिखा है, जिसपे कि राज्यपाल अपनी प्रतिक्रिया न दे सके या राज्यपाल न समझ सके कि क्या इसको पार कर दिया जाए या न किया जाए, अप्रूव किया जाए न किया जाए, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। अर्थात उस बिल को अब राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, और अगर राष्ट्रपति कहता है कि नहीं ठीक है आप इसको अप्रूव कर सकते हैं, देन वो अप्रूव करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक की सुरक्षित रख सकता है, और इसी के अनुसार आर्टिकल 200 में राज्यपाल राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। ठीक, अब है अगला हमारा राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 123 में। किसमें, आर्टिकल 123 में। इस शक्ति को भारत अधिनियम 1935 से लिया गया। देखिए, भारत का अधिनियम जो 1935 था, ये संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है, अर्थात मैक्सिमम पार्ट जो है वो 1935 के अधिनियम से ली गई है। और ये जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने वाला है, जो कि आर्टिकल 123 में है, ये भारत अधिनियम 1935 से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों या सदन सत्र में, सदनों के दोनों सदनों या सदन सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात जिस समय दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में से सदनों का कार्य नहीं चल रहा है, क्योंकि 6-6 मंथ पे होते हैं, 2 बार होते हैं साल में, और 6-6 मंथ, और उस बीच में यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जिस पर राष्ट्रपति को त्वरित कदम उठाना है, तो राष्ट्रपति उसको अध्यादेश जारी करके उस पे अपने अकॉर्डिंग कार्य कर सकता है। और इसको क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। अर्थात जब, क्योंकि कार्यपालिका ही कानून बनाती है, कार्यपालिका कहाँ रहती है, संसद में, और अगर संसद उस समय कार्य नहीं करी, अर्थात संसद स्थगित अवस्था में है, उसका कार्य नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति अपने अनुसार किसी भी चीज पर जो कि उसको लगे कि नहीं आवश्यक है, उस पर किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है, और इसी को क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। ठीक, और अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, सिर्फ 6 मंथ तक हो सकती है, क्योंकि 6 मंथ में 6-6 मंथ पे संसद की बैठक होती है। तो जब संसद पुनः प्रारंभ होगा, अपने कार्य के रूप में परिणित होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस जो अध्यादेश जारी जाएगा उस पर फिर से वोटिंग होगा। अगर संसद इसको मंजूर कर देती है तो ये आगे बढ़ जाता है, और मंजूरी न मिलने पर यह 6 सप्ताह बाद अपने स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अध्यादेश कैसी अवस्था में रखा जाता है, जब संसद का कार्य न चल रहा हो, संसद स्थगित तो उस समय राष्ट्रपति को आवश्यक लगे कि नहीं किसी चीज पर हमको कानून बनाना है, तो उस समय राष्ट्रपति किसी भी चीज पर अध्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात अपने मन मुताबिक कानून बना सकता है। और अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो होती है वो 6 माह तक हो सकती है, और संसद की मंजूरी न मिलने पर यह 6 सप्ताह की होती है, क्योंकि 6 मंथ पे तो फिर पुनः संसद बैठक होगी, और संसद में कार्यपालिका होती है जो कि संसद के लिए कानून, देश के लिए कानून बनाती है। तो वो देखेगी कि जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है क्या यह उचित है, अगर ये उचित है तो ठीक है आगे रहेगा, अगर नहीं अनुचित उचित है तो भैया इसको हम क्या करते हैं, हे राष्ट्रपति भगवान आपके दिए गए वरदान को हम वापस करते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 72 में। अब राष्ट्रपति के पास देखिए जो मेन है वो कुछ भी कर सकता है, अर्थात मालिक कुछ भी कर सकता है। जैसे भगवान विष्णु हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी राक्षस का वध कर सकते हैं, किसी भी राक्षस को वरदान दे सकते हैं। इंद्र के पास ये क्षमता नहीं कि वो वरदान दे, क्योंकि अगर जानते हैं कि हम वरदान देंगे तो बाद में हमारे गले की फांसी होगी। परंतु भोलेनाथ, नारायण जी और जो अन्य देवता हैं, जो कि देवी देवताएं हैं, जो प्रमुख देवी देवता हैं, वो वरदान इजिली देते हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता होती है कि वो समयानुसार उनका वध कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, क्योंकि यह भारत देश का या किसी भी देश का प्रमुख या सर्वेसर्वा होता है। तो राष्ट्रपति किन किन अपराधों को, दोषियों को क्षमा करता है, पहला संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। अर्थात संघ द्वारा, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है और उस विषय में कोर्ट उनको दंडित करती है, तो वह
पत्र लिखकर राष्ट्रपति से क्षमादान प्राप्त कर सकता है। अब क्षमादान मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो राष्ट्रपति जानेगा, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो उस व्यक्ति का दंडित क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को भी कर सकता है, और मृत्यु दंड पाने वाले व्यक्ति को भी मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। अर्थात मृत्यु दंड को माफ कर उसके आजीवन कारावास या सश्रम कारावास जो भी चाहे राष्ट्रपति दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 चीजों के हिसाब से राष्ट्रपति बंद कर सकता है। क्या? पहला, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति का क्षमा माफ कर सकता है, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, और मृत्यु दंड पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु दंड को कन्वर्ट करके सश्रम या आजीवन कारावास में बदल सकता है, या पूरा भी माफ कर सकता है। वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है और कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है। लेकिन ये करते समय, राष्ट्रपति क्षमादान करते समय ध्यान रखेगा, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह जरूर लेता है। अर्थात अचानक वो शक्ति उनको दी गई, कार्य वही करेंगे, लेकिन वो अपने जो कि उनकी कार्यपालिका है जिसके सहयोग से वो कार्य करते हैं, उनसे इस विषय में मशवरा जरूर करते हैं। चलते हैं अपने आगे। अब राष्ट्रपति किसी दंड को क्या कर सकता है, पूर्णतः माफ कर सकता है, दंड के समय को कुछ समय टाल सकता है, क्या होता है, पूर्णतः माफ, जैसे मृत्यु दंड तो पूरा माफ कर दे, दंड के कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि नहीं अभी इसका पूर्ण नहीं हुआ है, या किसी कारणवश तुरंत किसी व्यक्ति को फांसी दे दिया गया है और उसको कल सुबह फांसी लगने वाली है, और उसके पॉजिटिव में कुछ प्रूफ मिल जाते हैं जिससे ये प्रस्तुत हो जाता है कि नहीं इसने अपराध नहीं किया, तो राष्ट्रपति उसको कुछ समय के लिए तुरंत उस पर रोक सकता है कि उनके फांसी को रोक दिया जाए अभी कुछ दिनों के लिए, और सजा को कम कर सकता है। जैसा कि हमने बताया कि भैया वो जिसको 10 साल का सश्रम कारावास है उसको बस 10 साल का कारावास दे दे, सश्रम हटा दे। सजा की प्रकृति को बदल सकता है, वही कंडीशन, मृत्यु दंड है तो उसको सश्रम कारावास या आजीवन कारावास में बदल दे। ठीक, तो इस तरह कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति किन किन अपराधों में, तो संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड पाए जाने वाले व्यक्ति को कर सकता है। अब किस प्रकार से करता है, तो वो जो दंड है उसको पूर्णतः माफ कर सकता है, दंड को कुछ समय के लिए टाल सकता है, सजा को कम कर सकता है, और सजा की प्रकृति को भी बदल सकता है। अर्थात मृत्यु दंड के कठोर को कारावास में बदल सकता है। ठीक, जो हमने बताया कि मृत्यु दंड को सश्रम कारावास में बदल सकता है, तो वो सजा की प्रकृति को इस प्रकार बदल सकता है। अनुच्छेद 171 के तहत अब राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल को भी शक्तियां हैं क्षमादान की, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति में अगर एक बराबर दिया जाएगा तो अंतर क्या होगा, इसीलिए राज्यपाल किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। वह सजा की प्रकृति को बदल सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। अर्थात मृत्यु दंड को माफ करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो केवल और केवल राष्ट्रपति में निहित है। अर्थात घर के मालिक जो हैं वह कुछ भी कर सकते हैं, वह किसी को पीट सकते हैं, घर के बच्चों को माफ कर सकते हैं, और घर के बच्चों को पैसा चॉकलेट दे सकते हैं, और उनसे छीन भी सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति को ही केवल और केवल मृत्यु दंड को क्षमा करने का पावर दिया गया है। और इसके साथ ही अब राष्ट्रपति का जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त। अब भारत के कुछ राष्ट्रपति कब कौन हुआ था उसको ने, तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन से हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब, 1952 से 1962, 10 वर्ष के लंबा कार्यकाल पहले राष्ट्रपति रहे, 1950 से 1962। अच्छा, भारत तो अपना 1940 में आजाद हो गया था, फिर ये राजेंद्र प्रसाद 1950 से क्यों बने, क्योंकि हमारा जो देश था लोकतांत्रिक गणतांत्रिक वो कब बना, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ, और जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद भारत पूर्णतः लोकतांत्रिक परिवर्तन हो गया, और तब आवश्यकता पड़ती है भारत को चलाने के लिए कार्यपालिका की, न्यायपालिका की और विधायिका की, और उसका तीनों प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो इसलिए इस पद का सृजन, पद था लेकिन वो उस समय गवर्नर के रूप में थे,
लेकिन 1950 में गवर्नर के पद को खत्म करके क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 के बीच में पहले राष्ट्रपति रहे। दूसरे राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1968। ये एक समाजविद रहे, अध्यापक रहे और इन्हीं पर टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ये कब रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67, ये दूसरे राष्ट्रपति रहे। तीसरे राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कब, 1967 से 69। सबसे कम कार्यकाल अभी तक जो 3 राष्ट्रपति हुए थे उनमें इनका था, किसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, 1967 से 69। इनके बाद वराहगिरी वेंकटगिरी आए, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 में रहा। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद आए, 74 से 77, 3 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने रहा। और जो सबसे कम कार्यकाल था वो किसका रहा, वीडी जत्ती का, महज कुछ मंथ का था, 1977 से 1977 के बीच में ही इनका रहा। उनके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कब, 1977 से 1982 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। और ज्ञानी जैल सिंह आते हैं 1982 से 1987। ज्ञानी जैल सिंह को याद क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, कब, 1986 में। किस पे किया था, तो वो तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय थे, ये कौन, ज्ञानी जैल सिंह, और इन्होंने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर पॉकेट वीटो लगाया था। और ये एकमात्र पॉकेट वीटो जारी करने वाले राष्ट्रपति कहा जा सकता है, क्योंकि ये इनको पॉकेट वीटो के लिए ही याद किया जाता है। अगला है हमारे आर वेंकट रमण हुए कि 1987 से 1992 तक ये रहे। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। और फिर कोचरी रमण नारायण हुए 1997 से 2002। और जो सबसे प्रमुख और पसंदीदा रहे लोगों के, बच्चों के बीच में, जिनकी मोटिवेशन देख के लोग आज बहुत कुछ लाइफ परिवर्तन कर सकते हैं, भारत के द मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक रहे। ऐसा माना जाता है कि जब ये राष्ट्रपति भवन से निकले हैं तो इनके पास न जूते थे न कुछ, बस था क्या इनके पास, इनकी किताबें ही राष्ट्रपति भवन से इनके साथ बाहर गईं। उसके अलावा इन्होंने राष्ट्रपति भवन में इनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ किताबों को ये अपना साथी मानते थे और किताबों को लेकर यही राष्ट्रपति भवन से अपने पद के बाद, जब इनका पद पूरा हुआ उसके बाद ये सिर्फ किताब लेके निकले थे। ये अत्यधिक ही मोटिवेशनल इंसान है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन को बदल सकते हैं। इनकी स्टोरी अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़िएगा, उनकी चीज़ों को समझिएगा कि कैसे कैसे ये सफल बने। और आज भारत में जो भी परमाणु हथियार या जो भी है मिसाइल है वो इनकी ही देन है, अर्थात ये भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे। अगला जो रहे वो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल रही 2007 से 2012, और ये पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी, याद रखिएगा, पहली महिला राष्ट्रपति 2007 से 2012 के बीच में रही। इसके बाद प्रणब मुखर्जी जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति रहे। और सबसे प्रमुख जो कि इस समय हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट भारत की बनी है वैसे दूसरी महिला बनी है, लेकिन पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक भाग्य की बात है कि हमारे देश की एक ऐसे श्रेणी से महिला उठ के राष्ट्रपति बनी है जिन श्रेणियों को अब तक कोई ध्यान नहीं गया या इनको हम बहुत ही निम्न अवस्था में मानते हैं, वहां से उठ के आज भारत की प्रथम नागरिक अर्थात भारत की मुखिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है। और ये 2022 से इनका कार्यकाल कब तक है, 2027 तक रहेगा, अभी जारी है, देखते हैं। और इसी के साथ हमारा राष्ट्रपति का पार्ट खत्म हो गया। और ये जान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति का चैप्टर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी कंपटीशन से राष्ट्रपति से क्वेश्चंस आना अत्यंत लाजमी होता है, चाहे इसके अनुच्छेद से, चाहे इनकी नियुक्ति से, या इनकी विधायी शक्तियां से, या इनके महाभियोग से, या शपथ से। मैक्सिमम क्वेश्चन महाभियोग, शपथ और इनके नियुक्ति से पूछता है कि इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, या राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है। तो एक बार हम लोग सरसरी निगाह से देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति
के निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद 54 कैसे होता है? तो ये अनुपातिक संक्रमणीय पद्धति से होता है, जो कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55 में चुनाव का तरीका है, जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होते हैं, जिनमें 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि किसमें है? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? यह अनुच्छेद 57 में। और राष्ट्रपति की अहर्ताएं किसमें है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति की शर्तें कि उसके अंदर क्या क्या शर्त होने चाहिए चुनाव लड़ने से पहले, वो अनुच्छेद 59 में। और अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग किसमें रहता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, लेकिन लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होता है। और यह इसका आधार क्या होता है? तो इसका आधार संविधान का अतिक्रमण होता है। ठीक। और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं? तो पहली कार्यकारी शक्तियां, दूसरी विधायी शक्तियां, तीसरी वित्तीय शक्तियां हैं, चौथी न्यायिक शक्तियां हैं, पांचवा सैन्य शक्ति है, छठा आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां में 3 भाग होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय शासन राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अच्छा, राष्ट्र जो आपातकालीन का प्रावधान है किस देश से लिया गया? तो ये जर्मनी देश से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है: पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो और अत्यंतिक वीटो। ठीक, 3 वीटो। क्या? पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो, अत्यंतिक वीटो। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है। राष्ट्रपति की क्षमा देन अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है, लेकिन अंतर जो है कि राज्यपाल क्या मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता। अच्छा, राज्यपाल को 171 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हुई, लेकिन वह राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा कौन करता है? ओनली राष्ट्रपति ही कर सकता है। और इसके साथ ही हमने आपको भारत के आजादी अर्थात 1950 से अब तक के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल और उनकी अवधि बताया, कौन कौन रहे। तो आप लोग इस चीज राष्ट्रपति को अच्छे से तैयार करेगा। आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आती, तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को पूछ सकते हैं। और हमारी अगली क्लास होगी अब उपराष्ट्रपति का। तो अगर आपको क्लास ये हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इसी प्रकार के नॉलेजेबल कंटेंट मिल सके और आपको आपके एग्जाम में फायदा दे सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव सर। जय हिंद, जय भारत।